जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए एक शानदार सा टॉपिक। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों? पढ़ रहे हैं हम लोग मौलिक या मूल अधिकार के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो उसका हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? मौलिक अधिकार के टोटल आर्टिकल यानी 19 अनुच्छेद संख्या 19 को हम लोग पूरे डिटेल से समझ चुके थे दोस्तों। तो आज हम लोग उसी को बढ़ाते हुए आज हम लोग क्या से शुरू करेंगे? आज हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों आर्टिकल 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23। देखिए दोस्तों, ये जो 3 अनुच्छेद है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो 2 अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें खासियत की, तो ये जो हम लोग का जब अनुच्छेद 352 लगता है, यानी अनुच्छेद 352 आपको याद है दोस्तों? अनुच्छेद 352 ये क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों। ये क्या है? ये राष्ट्रीय आपातकाल यानी जो हमारा नेशन में यानी भारत में, पूरे भारत में इमरजेंसी लगता है, तब क्या होते हैं? ये जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, ये पूरी तरह हर एक मौलिक अधिकार का जो जितने सारे अनुच्छेद है वो पूरी तरह से स्थगित कर दिए जाते हैं। मतलब वो सारे जो अधिकार है उसको बंद कर देते हैं। संख्या 20, 21 है। ये 2 अनुच्छेद यानी ये 2 अनुच्छेद को छोड़ करके भारत का जो हमारा जो मौलिक अधिकार का जितने सारे अनुच्छेद है दोस्तों, उसको पूरी तरह स्थगित कर दिया जाता है जब हम लोग का इमरजेंसी लगा था। मतलब जब हम लोग का भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, यानी आर्टिकल संख्या 352 जब लगता है, तब जितने सारे अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड, जितने सारे अनुच्छेद हैं सबको बंद कर दिया जाता है। मतलब सबको रोक दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो आर्टिकल संख्या 20 है और अनुच्छेद संख्या 21 को छोड़ करके बाकी जो अनुच्छेद है वो हम लोग को पूरी तरह से स्थगित कर दिया, हम लोगों से छीन लिया जाता है। कब तक? जब तक भारत में आपातकालीन लगता है, यानी इमरजेंसी, यानी 352 हमारा जो अनुच्छेद लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका खासियत है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अनुच्छेद आखिर 20 में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 22 में क्या है। तो ये सारे चीज़ को हम लोग उसके अंदर में कुछ गहराई में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे जो चीज़ों को हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम लोगों ने लिखा है आर्टिकल संख्या यानी अनुच्छेद संख्या 20। तो अनुच्छेद संख्या 20 को समझने से पहले हमें 3 वर्ड समझना होगा। कौन कौन से वर्ड होते हैं दोस्तों? वो पहला वर्ड है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो। इसको हम डबल लगा देते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो। देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये होता है जब हम लोग का जो सजा जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा? इसको हम नीचे लिख सकते हैं ए नंबर पे, सजा अपराध के कानून अनुसार। सजा जो होगा दोस्तों वो अपराध के कानून अनुसार होगा दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ कहा गया है? ये हमारा अनुच्छेद संख्या 20 का ए में वर्णन है। 20 का यहाँ पर ए लिख दिए हैं, 20 का ए में वर्णन है। तो अनुच्छेद संख्या 20 का ए क्या कहता है? यानी 20 क्या कहता है? एक्स पोस्ट फैक्टो। तो एक्स पोस्ट फैक्टो का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? मतलब जब हम लोग सजा अपराध करेंगे, मान के चलिए अगर आपने किसी समय, अभी के वर्तमान समय आपने कुछ अपराध कर दिया, ठीक है, और उस समय जो कानून है, मान के चलिए अगर कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपने एक अभी इस समय वर्तमान समय में आपने मर्डर कर दिया, ठीक है, और इस समय हमारा जो भारत का नियम है यानी आईपीसी की धारा में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्डर करेगा उसको 1 साल की सजा होगी। ठीक है, तो अभी स्थिति में, और मान के चलिए आने वाले 5 साल के बाद आप पकड़े गए कि हमने इस साल सजा आपने मर्डर किया था, तो और उस समय आपको पता चलता है कि जो मर्डर की जो सजा है दोस्तों वो 5 साल हो गई। पहले तो 1 साल थी और आगे चल के कितना हो गई? 5 साल हो गई। तो क्या होगा कि आपको जो होगा, आपको जो सजा लगेगा वो जब जिस समय आप पकड़े गए उस समय नहीं लगेगा। यानी आपने जिस समय का अपराध किया था, जिस समय आपने मर्डर किया था, उस समय कानून क्या था, उस समय मर्डर का कानून क्या था, वही कानून के हिसाब से आपको क्या मिलेगा दोस्तों? सजा मिलेगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो, इसमें क्या कहता है कि जो सजा होगा दोस्तों वो अपराध जिस समय होगा और उस समय कौन सा कानून था, उस कानून के हिसाब से आपको अपराध दिया जाएगा। ये नहीं कि हमने अगर अपराध कर दिया 5 साल पहले और 5 साल पहले मर्डर का जो, मान के चलिए हमने 5 साल पहले कोई एक तिजोरी में चोरी कर दिया, किसी एक घर में चोरी कर दिया दोस्तों, ठीक है, और उस समय जो चोरी का जो सजा था दोस्तों वो आपको कम से कम 1 साल की सजा होती थी पहले चोरी के समय, ठीक है, और अभी हम पकड़े गए कि हमने 1 साल पहले चोरी किया था और अभी जो चोरी का जो दंड संहिता है यानी अभी जो चोरी का जो दंड है वो है 5 साल जेल। अगर आपने चोरी किया है तो आपको 5 साल जेल होगा, मान के चलिए हो गया तो। लेकिन मेरा जो इस समय हम पकड़े गए, इस समय हमको 5 साल की जेल नहीं होगी। हम कब चोरी किए थे? हम पिछले 1 साल पहले चोरी किए थे, तो उस समय जो सजा मिलेगा दोस्तों उस
उस समय जो सजा था वही सजा के हिसाब से हमको सजा मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट यानी हमारा अनुच्छेद संख्या 20 का को क्या कहता है, ये क्या कहता है कि जो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो यानी सजा जो होगा दोस्तों वो अपराध के समय किस प्रकार का कानून था। मान के चलिए अपराध के समय अच्छा कानून था तो आपको अच्छा सा सजा मिलेगा, अगर थोड़ा कठिन सजा था तो बहुत ही कठिन सजा मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कब अपराध किया है और उस समय कौन सा कानून निर्धारित किया गया था पूरे भारत में दोस्तों, ठीक है। तो ये कहता है हमारा अनुच्छेद संख्या 20 का को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसका बी नंबर यानी 20 का बी। तो 20 का बी क्या कहता है दोस्तों, डबल जिप्रेसी, डबल जिप्रेडी। डबल जिप्रेडी का अर्थ क्या होता है, मतलब देखिए एक सजा एक सजा एक अपराध, एक सजा एक अपराध दोस्तों, ठीक है। थोड़ा मिटा के सॉरी, एक अपराध एक सजा, क्या होगा दोस्तों, एक अपराध एक सजा। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारा बी कहता है डबल जिप्रेडी, जिसका अर्थ क्या होता है, मतलब आपने एक अपराध किया है तो सजा भी आपको एक ही मिलेगा, अगर आपने दूसरा अपराध किया है तो आपको सजा भी बस वही सजा मिलेगा। मान के चलिए अगर आपने 2 आदमी का खून कर दिया, 3 आदमी का मर्डर कर दिया, पता चला आपने पूरा एक मोहल्ला उड़ा दिया, लेकिन आपको जो सजा होगा दोस्तों वो जिस हिसाब से एक व्यक्ति का मर्डर हो चाहे 2 व्यक्ति का आपके केस हो, लेकिन जो आपको सजा मिलेगा वो सिर्फ एक ही मिलेगा। इसमें क्या कहा गया है, मान के चलिए हम हैं 2 व्यक्ति है, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक का खून कर दिया और दूसरा व्यक्ति ने 3 लोगों को मार दिया, उड़ा दिया 3 लोगों को, तो दोनों को जो सजा होगा ना वो इक्वल होगा, दोनों का सजा इक्वल होगा। हाँ, लेकिन उसमें होगा कि उसमें रीजन दिखा दिएगा कि आखिर में ये जो व्यक्ति ने मर्डर किया इसके पीछे कारण क्या था। अगर कारण कुछ कठिन हुआ, कारण कोई ठोस हुआ तो एक को छोड़ दिया जाएगा, बहुत ही कम सजा मिलेगा। लेकिन अगर कारण बहुत ही हल्का फुल्का हुआ, लापरवाही से मर्डर किया है तो उसको बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके रीजन पर। लेकिन अगर हम लोग के लिए क्या है, जो अनुच्छेद संख्या 20 का बी क्या कहता है कि जो डबल डिप्रेडी मतलब डबल जिप्रेडी, तो डबल डिप्रेडी का अर्थ क्या होता है, मतलब एक सजा एक अपराध। ऐसा नहीं कि आपने 2 सजा कर दिया तो 2 अपराध कर दिए तो आपको सजा भी 2 मिलेगा, नहीं। अगर आपने 2 किसी भी क्षेत्र में अगर आपने चोरी बहुत बड़ा मात्रा में चोरी किया है तो भी उतना ही सजा मिलेगा, अगर आप बहुत छोटा में चोरी किया है तो भी उतना ही सजा मिलेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है रीजन पर दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद संख्या 20 का बी क्या कहता है कि जो डबल डिप्रेजी, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, एक अपराध एक सजा। याद रखिएगा, एक अपराध एक सजा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं हमारा जो है लास्ट है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या कहता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसको समझ लेते हैं दोस्तों। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का अर्थ क्या होता है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अगर आप अपने खिलाफ गवाही दे सकते ना तो आपको हर एक व्यक्ति मर्डर करके बच जाता होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए पता चला आपने किसी घर में चोरी कर दिया है दोस्तों, ठीक है। किसी के घर में चोरी कर दिया और आपको कोर्ट ले गया, कोर्ट आपको पुलिस उठा के कोर्ट ले गई और कोर्ट ने आपने क्या कहा कि भाई हमने तो चोरी नहीं किया, हम एकदम सीधा साधा आदमी है, माफ कर दीजिए, हमने चोरी नहीं किया। तो वो क्या, आप खुद अपना गवाही दे के आप खुद निकल गए, तो वैसा नहीं है। तो वही कहता है हमारा आर्टिकल संख्या 20 का बी क्या कहता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन आप नहीं दे सकते। मतलब आप अपने आप का क्या है, आप गवाही नहीं दे सकते अपने आप के ऊपर। आपको कोई दूसरा व्यक्ति हायर करना होगा और कोई दूसरा व्यक्ति, अगर आप जो चोरी कर रहे थे उस समय कोई दूसरा व्यक्ति आपको देखा था तो वो आपके ऊपर क्या कर सकता है, गवाही दे सकता है। लेकिन आप अपने ऊपर गवाही नहीं दे सकते। ये कौन कहता है, ये हमारा आर्टिकल संख्या 20 के सी कहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं दे सकते। तो चलिए दोस्तों इसको लिख लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे इसको, सी क्या कहता है कि आप अपने आप पर गवाही नहीं दे सकते, नहीं दे सकते दोस्तों, ठीक है। मान के चलिए आपने 3 व्यक्ति का खून कर दिया, कत्लेआम या फिर ट्रक से उड़ा दिया, कुछ भी कर दिया हो, करने वाले का कौन रोकता है। अगर आपने कर दिया और आप कोर्ट आके बोलते हैं माई बाप हमने कुछ गलत काम नहीं किया, हम अनजाने में हो गया, माफ कर दीजिए, तो क्या वैसा सुनेगी, नहीं। क्योंकि ये जो हमारा आर्टिकल में, हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि आपको अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति देखा है कि आपका अनजाने में हुआ है तो वह व्यक्ति गवाही देगा, ना कि आप, ठीक है। तो अगर अनजाने में होता है तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति
व्यक्ति देखता है और वो जाके अगर कोर्ट में गवाही देता है तब जाके आप बचते हो, नहीं तो अन्यथा नहीं। क्योंकि इसमें कहा गया, साफ साफ कहा गया है कि आप या फिर आप गलती से हुआ हो या फिर आप जानबूझ के किए हो, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर गवाही देने का हक नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कौन कहता है? ये आर्टिकल संख्या सी कहता है। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 20 का सी कहता है। आई होप आपको ये तीनों चीज क्लियर हो गया। नहीं हुआ है तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्या कहा? एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये सजा अपराध के कानून अनुसार, यानी जिस समय हम लोग जो सजा करेंगे दोस्तों, अगर उस समय जो कानून बनेगा उसी कानून के हिसाब से हमें क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। चाहे हम 10 साल बाद पकड़े जाए या फिर हम लोग जिस समय का अपराध किए उस समय पकड़े जाए, ये डजंट मैटर। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कहता है? डबल जिप्रेडी। डबल जिप्रेडी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यानी एक अपराध का एक सजा। अगर आपने कोई बड़ा चोरी किया है तो भी वही सजा मिलेगा, अगर आपने कोई छोटा चोरी किया है तो भी वही सजा मिलेगा। इसमें इसका बी कहता है डबल जिप्रेडी, यानी एक अपराध एक सजा। ठीक है, अब बात किए थे हमने तीसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि आप अपने ऊपर गवाही नहीं दे सकते। मान के चलिए अगर आपके पास कोई लापरवाही से अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार आप होते हो या नहीं होते ही आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा करते हुए, लापरवाही से होते हुए कोई व्यक्ति ने देख लिया है तो उस व्यक्ति को आप बना करके आप कोर्ट में उस आपके ऊपर गवाही दे सकर आप बच सकते हो। अगर कोई गवाही नहीं देता है तो आप चले जाते हो, सीधा प्रूफ करते में ही आपका पूरा जिंदगी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहता है जो, यानी हमारा अनुच्छेद संख्या सी क्या कहता है? सेल्फ इंक्रिमिनेटरी। ठीक है, आप अपने ऊपर गवाही नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आर्टिकल संख्या 20। आई होप आपको आर्टिकल संख्या 20 पूरे डिटेल से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, यानी अनुच्छेद संख्या 21। किसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों? अनुच्छेद संख्या 21। तो चलिए इसको थोड़ा हम यहाँ से यहाँ थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद संख्या 21, यानी आर्टिकल संख्या 21। देखिए दोस्तों, आर्टिकल संख्या यानी अनुच्छेद संख्या 20 में हमने 3 वर्ड देखा था, उसी तरह अनुच्छेद संख्या 21 में भी हमें 2 वर्ड देखना है। 2 वर्ड को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको क्या लिखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में लिखे थे इसको सेम टू यू। भाई साहब आपको सेम टू यू लिख देते हैं, और सेम टू यू लिखने के बाद इसको हम लोग लिखेंगे अनुच्छेद संख्या 21। ठीक है, तो अनुच्छेद संख्या 21 में क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है हमें? प्राण एवं दैहिक, अरे भाई साहब, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है आर्टिकल 21 में क्या वर्णन है? तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, और दूसरा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद संख्या 21 में कहा गया है। कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद संख्या 21। तो देखिए, अनुच्छेद संख्या 21 यह घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता उस पर स्थापित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के दायित्व में, यानी उसके ही हित पे संभव होगा। दोस्तों क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा अनुच्छेद संख्या 21 क्या कहता है? किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उसके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ही हित पर संभव करता है। दोस्तों मतलब मान के चलिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति का क्या होगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संपूर्ण यानी पूर्ण नहीं होगा। बस जिसमें यही कहता है, यानी अनुच्छेद संख्या 20 हमें 21 क्या समझाता है? अनुच्छेद संख्या 21 यह घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उस व्यक्ति के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाती है, अन्यथा यह संभव नहीं हो पाती है। बस आपको इतना सा वर्ड याद रखना है। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ये पूछेगा कि आर्टिकल संख्या 21 क्या कहता है? तो अनुच्छेद संख्या 21 में वर्णन है हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और क्या याद रखेगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। बस आपको इतना सारा पूछेगा दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल संख्या 21 में।
और वहीं अगर बात करें आर्टिकल संख्या 20 में क्या पूछेगा, तो आपको ये 3 कोड दिया हुआ रहेगा दोस्तों, और आपको पूछेगा इस तीनों का वर्ड, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये हो गया अब अनुच्छेद संख्या 21। अनुच्छेद संख्या 21 में किसका वर्णन है, इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, और विधि द्वारा क्या कहा गया, स्थापित प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और इसमें एक टर्म्स आता है दोस्तों, इसमें एक संविधान संशोधन हुआ है। सन किसकी बात है, सन बात है 1999, सॉरी 1999 सन किसमें है, 1999 के तहत क्या कहा गया हमारा, 1999 के तहत एक समिति आती है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मजूमदार, क्या कहते हैं, मजूमदार समिति। मजूमदार समिति के द्वारा क्या कहा गया दोस्तों, मजूमदार समिति के द्वारा जो हमारा शिक्षा का अधिकार, किसका अधिकार, शिक्षा का अधिकार को मांगा गया था दोस्तों। ठीक है, इसमें से संविधान संशोधन हुआ मजूमदार समिति के तहत क्या कहा गया, जो हुआ संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब होता है, 2002 में। कब होता है, 2002 के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हमारा मौलिक अधिकार का भाग संख्या 3, मौलिक अधिकार जिसे हम लोग भाग संख्या 3 में है, उस पर जो हमारा अनुच्छेद संख्या 21 को जोड़ दिया गया, 21 को जोड़ा गया। ठीक है, समझ में नहीं आया, ध्यान से समझिएगा। क्या बात है, सन बात है 1999 में। 1999 में एक समिति आती है जिसे मजूमदार समिति के नाम से जानते हैं दोस्तों। यह मजूमदार समिति क्या कहती है, हमारा संविधान में 86वां संविधान संशोधन का मांग करती है, 86वां संविधान संशोधन की मांग करती है, और यह 86वां संविधान संशोधन का पारित भी हो जाता है। कब होता है, 2002 में पूरे तरह से 86वां संविधान संशोधन हो जाता है, और जिसके तहत हमारा जो भाग संख्या यानी मौलिक अधिकार है, उस पर अनुच्छेद 21 के को जोड़ दिया जाता है। और जो 21 का को है दोस्तों, इसमें इसको कब जोड़ा जाता है, इसको जोड़ा जाता है सन 1 अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में आरटीओ अधिनियम के तहत, आरटीए यानी आरटीई अधिनियम के तहत इसको शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या लिखा गया है, शिक्षा का अधिकार दोस्तों। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, शिक्षा का अधिकार को ऐड कर दिया जाता है, किसमें, अनुच्छेद यानी आर्टिकल संख्या बात करें हम लोग, आर्टिकल संख्या ए में क्या कहा गया है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये कहाँ कहा गया है, ये हमारा बात किया गया है आरटीओ यानी आर का होता है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत क्या कहा गया है, जो हमारा 1 अप्रैल 2010 को यानी हमारे अनुच्छेद संख्या 21 के को में क्या जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है दोस्तों। और वही शिक्षा का अधिकार क्या कहता है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार क्या कहता है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, क्या है, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, क्या कहा गया है दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य। ये किस में कहा गया है, ये जो हमारा आर्टिकल संख्या 21 के को में कहा गया है। ध्यान से इस केस को समझिएगा। सन बात है 1999 में। 1999 में एक समिति आती है जिसका नाम है मजूमदार समिति है। वो क्या करती है, हमारा जो 86वां संविधान संशोधन की मांग करती है। ठीक है, कब करती है, 86वां संविधान संशोधन की मांग करती है। और ये 86वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों, 2002 में हो जाता है। और जिसके तहत क्या कहा जाता है, हमारा जो भाग संख्या 3 है यानी भारतीय संविधान का भाग संख्या 3, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मौलिक अधिकार के नाम से, जिसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या एक संविधान संशोधन होता है, और उसमें जो हमारा अनुच्छेद संख्या 21 के को ऐड कर दिया जाता है, यानी एक अनुच्छेद संख्या 21 के को जोड़ा जाता है। और वो कब जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा जाता है दोस्तों। और वो कौन सा अधिनियम के तहत, वो जोड़ा जाता है आरटीई अधिनियम के तहत, यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत इसको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और वो जो आरटीई ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को कितना उम्र, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा, मतलब फ्री में कुछ भी हो जाए लेकिन उस बच्चे को पढ़ाना है तो है। लेकिन ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्योंकि उस समय क्या होता है, बस तो बच्चों के जो माइंड होता है वो अच्छा
पढ़ने के लिए और या कुछ भी सोचने के लिए थोड़ा बहुत एबल बन जाता है, ठीक है। तो ये किस में कहा गया, ये हमारा आर्टिकल संख्या 21 का को में कहा गया है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो हमारा जो स्टोरी है ये आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। संवाद किसका है, 1999 में क्या होता है, मजूमदार समिति के तहत क्या किया जाता है, 86वां संविधान संशोधन कब होता है, 2002 में होता है, जिसके तहत जो हमारा मौलिक अधिकार यानी संविधान का भाग संख्या 3 को में क्या जो है अनुच्छेद संख्या 21 के को जोड़ दिया जाता है और ये लागू कब होता है, 21 अप्रैल 2010 को लागू हो जाता है। RTO यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इसको पूरी तरह से पारित कर दिया जाता है। और जो उसमें क्या कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो आर्टिकल संख्या 21 और 21 का को पूरी डिटेल से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद संख्या, अब मिटाना तो जरूरी है तो मिटाते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये इतने सारे चीज़ हमने आपको बताया, अगर आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया है तो हमारे साथ इस तरह बने रहिए। हम लोग आपको क्या करेंगे आगे और भी, हम लोगों ने पूरा टोटल कितना अनुच्छेद 395 अनुच्छेद को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। ये टारगेट है हमारा। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ कैसा लगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अनुच्छेद संख्या टोटल 22 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए अनुच्छेद संख्या हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो आपको भी पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लगेगा, इसलिए छोटा छोटा करके हम लोग पूरे डिटेल से समझाने की, हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद दोस्तों।